हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 31 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो है क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग से रिलेटेड। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग क्या होती है, अलार्म क्या होता है, लोन रिव्यू मैकेनिज्म क्या होता है, और व्हाट आर द वेरियस टूल्स अवेलेबल फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग। अगर आपको क्रेडिट की मॉनिटरिंग करनी है तो कौन कौन से टूल आपके पास अवेलेबल हैं, इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का जो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है और पर्पज़ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, डिस्पाइट एन एक्सीलेंट, आपने एक अच्छा क्रेडिट अप्रेजल किया, मतलब अच्छे से एनालिसिस की कि मतलब जो बारोवर है वो अच्छा है, पैसे हमारे लौटा देगा। डॉक्यूमेंटेशन भी आपने करवा दिया, चार्जेस बनवा दिए सिक्योरिटी पर, है ना, सिक्योरिटी मतलब चार्ज क्रिएट करवा दिया, सब कुछ कर लिया, सारा कुछ अपनी तरफ से आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट इन एडवांस में गो अप, लेकिन फिर भी जो है जो डिफ़ॉल्ट होने यानी कि पैसा न लौटा पाने की चांसेस बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एजम्पशन आपने बना की थी जब आपने लोन सैंक्शन किया था, वो समय के साथ साथ जो है वेरी कर जाती है, घटती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बिजनेस होता है उसका डायनेमिक नेचर होता है फ्रेंड्स। ओके, तो जब आपने लोन पास किया था किसी कस्टमर को, तब आपको लग रहा था कि इसको जो है हर महीने 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोन हम दे देंगे, ये हमें लौटा देगा। लेकिन समय के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी सैलरी भी घट करके 20,000 रुपये ही रह गई, या जॉब चली गई। तो अब जब आपने अप्रेजल किया था, जब आपने लोन सैंक्शन किया, उस समय सब कुछ सही था, तो ये सही लग रहा था कि ये 20 साल में लौटा देगा। लेकिन अब अगर उसकी सैलरी घट गई तो वो पैसे नहीं लौटा पा रहे। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है फ्रेंड्स कि मतलब चाहे आप कितना भी अच्छा क्रेडिट अप्रेजल कर दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा रखिए और चार्जेज वगैरह सिक्योरिटी पर क्रेडिट करवा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, मॉर्गेज करवा लीजिए, हाइपोथेकेट करवा लीजिए, उसके बावजूद भी डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं जैसे जैसे समय बीतता है। क्योंकि जो एजम्पशन आपने की थी जब आपने अप्रेजल किया था, किसी लोन को पास किया था, वो धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ वो घटता जाता है या बढ़ता जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो अब इस वजह से क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग को हम क्या कहते हैं, लोन रिव्यू मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और इसके कई सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो इस वजह से क्या होगा कि हमें भाई, चूँकि कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें क्रेडिट को मॉनिटर करते रहने की ज़रूरत होगी। आपने लोन दे दिया किसी कस्टमर को, तो आपका रोल वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। यदि उसकी किस्तें नहीं आ रही हैं, कुछ दिक्कत हो रही, तो आपको उस पर बराबर नज़र रखनी पड़ेगी। किस्तें आ रही हैं तो भी, नहीं आ रही हैं तो भी। ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो क्रेडिट कंट्रोल या मॉनिटरिंग होता है उसी को लोन रिव्यू मैकेनिज्म भी कहते हैं। और ये किन किन चीज़ों को ध्यान में रखता है? अगर आप क्रेडिट की मॉनिटरिंग और कंट्रोल कर रहे हैं या लोन रिव्यू मैकेनिज्म कर रहे हैं, तो क्या क्या फ़ायदा होता है? ये इंश्योर करता है कि जो फंड बैंक ने प्रोवाइड किया है वो जिस काम के लिए लिए गए हैं उसी काम के लिए ही यूज किए जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अगर आप लोन रिव्यू कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग करते हैं, तो आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि जो बैंक से लोन लिया है कस्टमर ने, वो जिस पर्पज़ से लिया हुआ, अगर उसने हाउसिंग लोन के लिए, हाउस बनाने के लिए लिया तो हाउसिंग लोन के लिए यूज कर रहा है, कार खरीदने के लिए लिया है तो कार खरीद रहा है, कार खरीदने में यूज किया है। ताकि मतलब इससे क्या हो गया कि हम ये एश्योर हो गए कि हाँ, जिस पर्पज़ से हमने लोन दिया था उसी पर्पज़ से वो यूज हुआ है। क्योंकि अगर आपने किसी को हाउसिंग लोन दिया है, उसने हाउस ना बना करके कार खरीद ली, तो फ्रेंड्स जो हाउसिंग लोन दिया था आपने, सिक्योरिटी तो इस पर क्रिएट होगी। अगर कल को आपको पैसे अपने रिकवर करने हैं तो हाउस से करेंगे ना, जो घर बनाया है उसने पैसे से। घर तो बनाया ही नहीं, उसने कार खरीद ली है, तो आप पैसे रिकवर कार बेचकर नहीं कर सकते हैं, हाउस बेच करके कर सकते थे। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि जो हम इंश्योर कर लें कि जो पैसा बैंक ने दिया है वो उसी पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है जिस पर्पज़ के लिए बैंक ने उसे दिया हुआ है। अब अगर कोई भी डाइवर्जन होता है बैंक के फंड में, ठीक है, बिजनेस के अलावा, जिस बिजनेस के लिए दिया गया उसके अलावा कहीं यूज होता है या कोई अनअथराइज्ड यूज होता है, तो उसको डिटेक्ट किया जाना चाहिए और रोका जाना चाहिए। उसको पता लगाया जाना चाहिए कि हाँ, ये गलत जगह पर पैसा यूज हो रहा है या दूसरे काम में पैसा यूज हो रहा है, और उसको रोका जाना चाहिए फ्रेंड्स। ये बैंक की जिम्मेदारी होती है। अब साथ ही साथ टू असर्टेन दैट बिजनेस कंटिन्यू टू रन ऑन द प्रोजेक्टेड लाइन, मतलब ये भी निश्चित करना होता है क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग के जरिए या लोन रिव्यू मैकेनिज्म में इंश्योर कर, अगर आप अलार्म कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर करते हैं कि जो बिजनेस है वो उसी प्रोजेक्टेड लाइन पर, जैसा उम्मीद की गई है उसी हिसाब से ही वो चल रहा है। ऐसा नहीं कि उसका अभी हम सोच रहे थे कि हर साल 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे रहा है और कल को चल के उसको 10 ही लाख का प्रॉफिट हो रहा है, या उसको लॉस होना 50 लाख का शुरू हो गया, तो डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए।
चाहिए। हम इस बात की उम्मीद करेंगे और इस पर हम बराबर नज़र रखेंगे। इफ़ और अगर मान लीजिए कि जो है बिजनेस प्रोजेक्टेड लाइन पर नहीं चल रहा है, इफ़ एनी डिटोरिएशन फ्रॉम व्हाट वर प्रोजेक्टेड एट टाइम ऑफ अप्रेजल, जैसा आपने अप्रेजल के समय पे सोचा था, अगर उससे डिटोरिएशन होता है, उससे कमज़ोर आता है, ख़राब होता है, तो सेम शुड बी नोटिस, उसे नोटिस किया जाना चाहिए और अप्रोप्रिएट एक्शन इनिशिएट किया जाना चाहिए बैंक की तरफ से। बैंक जो है अपनी तरफ से एक अप्रोप्रिएट एक्शन इनिशिएट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा? कंसल्ट करेगा बारवर के साथ में। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसने हर महीने 10,000 रुपये की किस्त वापस करनी थी। अब आप देख रहे हैं कि वो 2,000 रुपये की किस्त ही वापस कर पा रहा है, 8,000 की नहीं। तो अब आप बारवर से बात करेंगे, भाई आखिर दिक्कत क्या हो रही है और हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे एंड से कोई हेल्प हो सकती है तो हम उससे आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और तो टू इंश्योर दैट बिजनेस कंटिन्यू टू रन अ वायबल लाइन, जो बिजनेस है, जो फैक्ट्री है, वो सही से चलती रहे, इसको इंश्योर करना भी हमारा टारगेट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो जो दूसरा पर्पज़ होता है हमारा आपको लोन देने के बाद में उसको मॉनिटर करते रहने का, ताकि ये हम इंश्योर करें कि जो बिज़नेस है वो जो है प्रोजेक्टेड लाइन पर ही चलता रहे, जैसा हमने सोचा था उसी हिसाब से वो चल रहा है। अगर कोई डिटोरिएशन होता है, वो अपने ट्रैक से डाउन जाता है, तो हम क्या करें, जैसा हमने प्रोजेक्ट किया था अप्रेजल के समय पे, उससे अगर डिटोरिएट होता है तो हम उसे नोटिस करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन इनिशिएट करेंगे, बारोवर से मिल करके, बारोवर कंसल्टेशन से ऐसा करेंगे ताकि जो बिजनेस है वो चलता रहे। अब सिचुएशन ऐसी होगी कि भाई बिजनेस आपने बार से कंसल्टेशन किया और बिजनेस सुधर गया तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए फर्दर डिटोरिएशन लगातार बनी रहे, इफ डिटोरिएशन ऑफ बिजनेस कंटिन्यूज डिस्पाइट अप्रोप्रिएट एक्शन, जो आपने अप्रोप्रिएट एक्शन लिया उसके बावजूद भी यदि बिजनेस खराब होता जा रहा है, तो बैंक को डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ हार्श एक्शन लेने पड़ेंगे। हार्श एक्शन में वो क्या कर सकता है बैंक? रिकॉलिंग द एडवांस, जो लोन दिया है आपको उसे वापस ले ले पूरा का पूरा। ये जो आपने सिक्योरिटी बैंक को दी हुई है, जो हाउस वगैरह या फिर जो ज़मीन लैंड है ना, या कार, जो कुछ भी बैंक के नाम पर आपने गिरवी रखा हुआ है, उसको सीज कर ले और बेच दे इज नेसेसरी। तो जैसा बैंक को सही लगेगा उस हिसाब से बैंक एक्शन इनिशिएट कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या समझा, तो कि क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप इस क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो जो लोन कस्टमर ने लिया वो अगर पैसा कहीं गलत जगह लगा दिया तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, या बिजनेस लॉस में जा रहा है और आपने उसे नोटिस नहीं किया तो आपके पैसा लौटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को रिमूव करने के लिए ही क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग की जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर यही बोला गया कि चाहे इतना अच्छा क्रेडिट अप्रेजल कर लीजिए, चाहे इतना बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन करवा लीजिए, या सारी सिक्योरिटी आप ले लीजिए बदले में, लेकिन उसके बावजूद भी डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है कोई ज़रूरी नहीं कि जो कस्टमर पहले कैपेबल था वो फिर भी बाद में भी कैपेबल रह जाए। अब फिर लोन रिव्यू और क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग को LRM, लोन रिव्यू मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। LRM क्या क्या चीज़ें देखता है, तो ये किन चीज़ों पर ध्यान देता है? पहला कि जो बैंक ने फंड दिया हुआ है वो उसी काम में यूज किया जाए जिस काम के लिए उसे दिया गया था। यदि आपको जो है बैंक ने CC जो की हुई है वो आपके किसी बिजनेस के लिए की हुई है, मान लीजिए आपका परचून की दुकान है तो परचून की दुकान के लिए दिए, तो आप उसे वहीं पर उस पैसे को यूज करें, किसी और जगह पर ना यूज करें। और अगर कोई डाइवर्जन करता है उस पैसे को वहाँ ना ले जा करके कोई ज़मीन खरीदने लगा है या कुछ और काम में लगा रहा है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट किया जाना चाहिए, नोटिस किया जाना चाहिए और बैंक को उसे स्टॉप करना चाहिए कि आप ये काम मत करिए, जिस काम के लिए आपको लोन दिया गया है उस चीज़ को करिए। अब जब आप इसकी किसी लोन की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आप ये फाइंड नहीं कर सकते कि कस्टमर ने पैसे कहीं और यूज कर लिए हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर होता है ये असर्टन करना कि बिजनेस कंटिन्यू करता है उसी प्रोजेक्टेड लाइन पर, जिस जैसा उम्मीद की गई थे उसी हिसाब से बिजनेस जो है चल रहा है आपका। प्रोजेक्टेड लाइन का मतलब जैसा हमने सोचा था कि हर साल 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो हर साल 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अब उसको लॉस होने लगा है। अब अगर कोई डिटोरिएशन होता है जो आपने प्रोजेक्ट किया था अप्रेजल के टाइम पे, तो आपको नोटिस करना है उस चीज़ को और अप्रोप्रिएट एक्शन इनिशिएट करना पड़ेगा बारोवर के साथ में कंसल्ट करके, ठीक है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू करे वाइबल लाइन पर ही, जैसा आपने सोचा उसी हिसाब से चले। अब अगर मान लीजिए आपने कस्टमर से कंसल्टेशन भी किया, उसके बावजूद भी डिटोरिएट हो रहा है बिजनेस जो है, मतलब बिजनेस फिर भी ख़राब होता जा रहा है कस्टमर का, तो आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा और कुछ हार्श एक्शन बैंक को लेने पड़ेंगे, जैसे अपना एडवांस रिकॉल कर ले या जो सिक्योरिटी उसको सीज कर ले अगर ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। ओके, अब अगला पॉइंट उठाएंगे फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं क्रेडिट को मॉनिटरिंग के लिए या लोन रिव्यू मैकेनिज्म के, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स कोई ऐसा टूल नहीं, बस हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट वगैरह देखते रहेंगे या कस्टमर के पास जाकर के उसका जो है ऑडिट कर लेंगे, या फिर उसका स्टॉक कितना अवेलेबल है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इन सभी चीज़ों को हम देखते रहेंगे, उसी के जरिए ही मॉनिटरिंग की जा सकती
है फ्रेंड्स। ओके, तो आरबीआई हैज एडवाइज बैंक शुड नॉट डिपेंड, तो आरबीआई ने क्या कहा है, बैंक को पूरी तरह से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जानकारी देता है या जो बारवर जानकारी देता है उसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, हो सकता है कि वो गलत जानकारी दे दे, है ना, हो सकता है कि वो गलत जानकारी दे दे, बारवर ने जो जानकारी दी फंड के यूटिलाइजेशन के बारे में वो जो है गलत जानकारी भी हो सकती है। तो इन केस ऑफ इनकरेक्ट सर्टिफिकेशन, अगर सर्टिफिकेशन सही नहीं है जो उसने दिया हुआ है तो तुरंत ही प्रॉम्प्ट एक्शन इनिशिएट करने की जरूरत होती है ना। एंड व्हिच में इंक्लूड विड्रॉल ऑफ फैसिलिटी सैंक्शन एंड लीगल रिकोर्स एज वेल। तो मतलब कहने का, अगर मान लीजिए जो इनकरेक्ट सर्टिफिकेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो सही नहीं है तो तुरंत ही प्रॉम्प्ट एक्शन इनिशिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ जिसमें उस प्रॉम्प्ट एक्शन में क्या कर सकते हैं, जो फैसिलिटी दी गई है उस कस्टमर को उसे विड्रॉ कर लिया जाए जो उसे फैसिलिटी दी गई है, या लीगल एक्शन भी इनिशिएट किया जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, इसके अलावा जो है फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन मेथड्स आर नॉर्मली यूज्ड बाय बैंक टू मॉनिटर द क्रेडिट। तो मॉनिटर जो है क्रेडिट को मॉनिटर करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किया सकते हैं, तो इसमें पहला है कंडक्ट ऑफ अकाउंट विथ बैंक। कौन सा है, कंडक्ट ऑफ अकाउंट विथ बैंक। तो फ्रेंड्स पहला मेथड क्या है, कंडक्ट ऑफ अकाउंट विथ बैंक। तो हम इसमें क्या करेंगे, कंडक्ट ऑफ में दिस गिव वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एंटरप्राइज, यूज ऑफ फंड्स बाय इट। तो फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है एंटरप्राइज की उसके बारे में जानकारी देगा और फंड के यूज के बारे में भी जानकारी देगा। मतलब कहने का जो अकाउंट है बैंक के साथ में उसमें क्या बिजनेस हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है, उसके बारे में हम अकाउंट स्टेटमेंट को पूरा चेक कर लेते हैं। उससे हमें ये काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और साथ ही साथ उसके द्वारा जो फंड है वो कहाँ यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें नोटिस क्या करना है कि फ्रीक्वेंट ओवर ड्राइंग हो रही है, रिटर्न ऑफ चेक रिटर्न हो जा रहा है, ओवर ड्राइंग ज़्यादा हो रही है, विल सबमिशन में डिले हो रहा है ना, स्टॉक स्टेटमेंट देने में या सबमिशन करने में डिले हो रहा है, लो टर्नओवर हो रहा है। तो ये सारे कुछ हिंट्स हैं जो कि बैंक को, ये अनसेटिस्फैक्ट्री फीचर हैं या हिंट्स हैं जिससे ये बैंक को समझ जाना चाहिए कि इसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो डिटोरिएट हो रही है। और अगर जो है इन सच केस, अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि मतलब जो है जो पैसा है वो चेक बाउंस हो जा रहा है, इस तरीके से उसके अंदर पैसे नहीं चुका पा रहा है या स्टॉक स्टेटमेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं दे रहा है, तो बैंक में स्ट्रेंथन दियर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो बैंक को अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने की ज़रूरत होगी। और क्या करेंगे, इसमें बारोवर के जो गोडाउन वगैरह है उसकी इंस्पेक्शन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करिए। अगर पहले 3 महीने में करते रहे हैं तो अब हर महीने में करिए। अगर हर महीने करते रहे तो हर 15 दिन पे बारोवर के गोडाउन में आप जाइए, उसकी इंस्पेक्शन करिए, इंश्योर करने के लिए कि सेल प्रोसीड्स आर राउटेड थ्रू बारोवर्स अकाउंट, है ना। हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो कुछ भी बेचता है बारोवर वो जो है अपने इसी बैंक के खाते में डालता है, ना कि कहीं और वो किसी दूसरे बैंक के खाते में डाल देता है। साथ ही साथ बैंक इंसिस्ट करेगा कि वो अपने स्टॉक का जो है प्लेज करे, ना कि हाइपोथेकेशन। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि हाइपोथेकेशन का एग्जाम्पल होता है कार का। कार आपके पास होती है, प्लेज क्या होता है, गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन में गोल्ड आपसे बैंक ले लेता है, तो आप क्या कहेंगे, स्टॉक जो है उसका प्लेज कर दीजिए, हमारे पास ला करके जमा कर दीजिए, ना कि हाइपोथेकेट करवा के रखिए। ये एक इम्प्रूवमेंट का तरीका है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या समझा फ्रेंड्स कि आरबीआई ने क्या कहा है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो बारोवर है जो आपको जानकारी देता है उसी के ऊपर ही मात्र विश्वास करिए। आपको क्या ज़रूरत है कि अगर जो है अपनी तरफ से भी प्रॉपरली जो है प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए। अगर सर्टिफिकेशन जो देता है वो जानकारी सही नहीं है तो प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए, और अगर जो है ज़रूरत पड़े तो आप जो है जो फैसिलिटी उसको लोन की दी है उसको वापस ले लीजिए, या फिर कोई लीगल एक्शन लेना है तो लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग करनी है आपको क्रेडिट की, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बैंक क्या कर सकता है, कंडक्ट ऑफ अकाउंट विद बैंक। ये हम चेक करेंगे कि जो बैंक के साथ में जो अकाउंट का कंडक्ट है वो कैसा है, उसको कंडक्ट को यानी उसके स्टेटमेंट को चेक करिए, आपको पता चल जाएगा उससे क्या कि बैंक मतलब इंटरप्राइज की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और जो फंड है उसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है। अगर उसमें फ्रीक्वेंट ओवर ड्राइंग हो रही है, बार बार ओवर ड्रा करवा रहा है, या फिर जो है चेक या बिल रिटर्न हो जा रहे हैं, या स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करने में डिले कर रहा है, जो टर्नओवर है वो कम हो रहा है, तो ये सारे कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है। अगर ऐसा होता है तो बैंक को थोड़ा सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अगर बैंक सावधान हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेगा और मजबूत करेगा। जो बारोवर का गोडाउन है वहाँ पर विजिट बढ़ा देगा अपनी, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेगा कि जो सेल प्रोसीड है, जो कुछ भी बेचता है कस्टमर, वो सारा पैसा बारोवर अपनी उसी अकाउंट में डालता है जो बैंक के साथ मेंटेन किया गया है। साथ ही साथ बैंक इंसिस्ट करेगा कि जो स्टॉक है उसका प्लेज कर दे कस्टमर, ना कि हाइपोथेकेशन करे, ताकि इन केस ऑफ डिफॉल्ट जो है प्लेज वाला सामान हमारे पास रहेगा, हाइपोथेकेशन वाला सामान बैंक के बारोवर के पास
पास रहेगा तो हम नहीं कुछ एक्शन ले पाएंगे। दूसरा टूल या दूसरा मेथड यूज हो सकता है कि पीरियाडिक इन्फॉर्मेशन सबमिटेड एज पर द टर्म्स ऑफ एडवांसेस। तो बारोवर को चाहिए कि जो टर्म्स ऑफ एडवांसेस उसके हिसाब से पीरियाडिक इन्फॉर्मेशन को सबमिट करे बैंक के पास में। तो द स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक एंड रिसीवेबल्स आर टू बी सबमिटेड बाय बारोवर एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, नॉर्मली मंथली। तो बारोवर को क्या करना है, स्टॉक का स्टेटमेंट और रिसीवेबल का स्टेटमेंट जो है बारोवर को रेगुलर इंटरवल जो कि नॉर्मली मंथली होता है उस बैंक को सबमिट करना होगा, ठीक है। और बैंक कैलकुलेट करता है डीपी, ड्राइंग पावर, पिछले लेक्चर में हमने देखा था ड्राइंग पावर कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज, ठीक है, इनके बेसिस पर ही ड्राइंग पावर का कॉन्सेप्ट ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करता है। अ थ्रो स्क्रूटनी ऑफ दीज इज नेसेसरी टू वेरीफाई देयर करेक्टनेस, एक्युमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड ओल्ड रिसीवेबल। मतलब अब इसकी स्क्रूटनी अच्छे से करने की जरूरत है, अच्छे तरीके से इसकी स्क्रूटनी कीजिए ताकि कुछ गड़बड़ ना होने पाए। अब जब ड्यूरिंग पीरियोडिक इंस्पेक्शन के लिए आप जाएंगे किसी इंटरप्राइजेज की, जो बैंक ऑफिशियल जाते हैं, तो जो लेटेस्ट स्टॉक और रिसीवेबल्स का स्टेटमेंट है उसको क्रॉस चेक कर लिया जाना चाहिए रिकॉर्ड के साथ। मतलब रिकॉर्ड क्या कहता है और फिजिकली क्या अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए रिकॉर्ड कहता है कि 3 AC अवेलेबल होने चाहिए और फिजिकली वहाँ पर 2 ही AC हैं, तो इसका मतलब हो कि इंस्पेक्शन में आपने फाउंड किया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है फ्रेंड्स। ओके, तो वही यहाँ पर बोला गया है स्टॉक्स आर आल्सो फिजिकली वेरीफाइड, है ना, फुल्ली या रैंडम सिलेक्शन बेसिस। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप पूरे के पूरे, अब मान लीजिए कहीं पर 10,000 AC हैं तो सारे नहीं काउंट कर पाएंगे, तो रैंडमली ही चेक कर लीजिए। कुछ अगर पूरी तरह से नहीं कर सकते तो रैंडमली भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो दूसरा तरीका हो जाएगा कि जो पीरियाडिक इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है बैंक के पास बारोवर को, वो बराबरली टर्म्स ऑफ एडवांसेस के हिसाब से जमा होते रहना चाहिए। अगर स्टॉक का स्टेटमेंट नहीं ला रहा है हर महीने वो, इसका मतलब कि हमें सावधान होने की ज़रूरत है। तो स्टॉक का स्टेटमेंट और रिसीवेबल का स्टेटमेंट जो है बारोवर को सबमिट करना चाहिए बैंक के पास में रेगुलरली, नॉर्मली मंथली, और उसी के बेसिस पर ही बैंक जो है ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करता है, ठीक है, कैलकुलेट करता है। और जो स्क्रूटनी होती है वो थ्रो स्क्रूटनी जरूरी होती है, ये करेक्टनेस देखने के लिए जो कुछ भी स्टेटमेंट में कहा गया वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब पीरियोडिक इंस्पेक्शन करने के लिए जब भी कोई बैंक ऑफिशियल जाएगा तो उसको ये चेक करना होगा कि जो लेटेस्ट स्टॉक और रिसीवेबल का स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड के हिसाब से क्रॉस चेक कर लिया जाना चाहिए। फिजिकली चेकिंग हो जानी चाहिए कि फिजिकली कितना है, रिकॉर्ड के हिसाब से कितना है। अगर वो दोनों सही है तो फिर ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तीसरा तरीका हो जाएगा स्टॉक और रिसीवेबल ऑडिट कंडक्टेड बाय बैंक। स्टॉक और रिसीवेबल का जो ऑडिट कंडक्ट किया जाता है बैंक के द्वारा, तीसरा तरीका ये होगा क्रेडिट को मॉनिटर करने का। स्टॉक ऑडिट इज यूज्ड बाय बैंक इन केस ऑफ मीडियम एंड लार्ज साइज अकाउंट, ठीक है। अब इसकी जरूरत कहाँ पर है, स्टॉक और रिसीवेबल्स का ऑडिट करने की जरूरत कहाँ है, इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं। देखिए जब आपकी छोटी फैक्ट्री थी तो वहाँ पर इंस्पेक्शन करने चले गए थे, अब यहाँ पर इंस्पेक्शन ना करके ऑडिट करने जा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस फील करिएगा। यहाँ पर इंस्पेक्शन हो रहा था, देखिए यहाँ पर पीरियोडिक इंस्पेक्शन करने जा रहे थे आप, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टॉक और रिसीवेबल्स का ऑडिट करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरप्राइज बड़ी है या मीडियम साइज की है या लार्ज साइज की है, जिसकी वजह से आपको फिजिकली वहाँ जा करके रिव्यू करना पड़ेगा, स्टॉक का ऑडिट करना पड़ेगा। वेयर वेरीफाइंग द स्टॉक ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पेक्शन नॉट फिजिबल, है ना। तो ये स्टॉक ऑडिट कब किया जाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या फिर जो है मीडियम साइज की हो, जहाँ पर जो है नॉर्मल इंस्पेक्शन जो है स्टॉक का पॉसिबल नहीं होता है, और या फिर स्टॉक जो है विभिन्न लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन पर, वेरियस लोकेशन पर अगर अब लोकेटेड है तो उस केस में भी स्टॉक ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। यानी सिंपल जो है इंस्पेक्शन से काम नहीं हो पाता है, ऑडिट करना पड़ जाता है। इसी तरीके से स्टॉक का ऑडिट जैसे करते हैं वैसे ही रिसीवेबल्स मतलब क्या पैसा उसको कस्टमर को मिलना है उसका ऑडिट होना। तो ऑडिट ऑफ रिसीवेबल्स में आल्सो भी कंडक्टेड इन सम केसेस, है ना, जहाँ पर भी जरूरत है तो वहाँ पर जो है ऑडिट रिसीवेबल्स का भी जो है होना चाहिए। द पर्पज ऑफ, अब इसमें पर्पज क्या है, द पर्पज ऑफ दीज ऑडिट टू क्रॉस चेक द रियलाबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट। जो बारोवर ने आपको स्टेटमेंट सबमिट किया है कि सर इस महीने हमको 6 लाख रुपए रिसीव होंगे, रिसीवेबल्स में 6 लाख रुपए रिसीव होंगे, तो क्या वो जो बारोवर ने स्टेटमेंट सबमिट किया है वो सही है, रिलायबल है या नहीं है, इसीलिए ऑडिट किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो स्टॉक या रिसीवेबल्स का ऑडिट बैंक कंडक्ट करवाए तो उससे भी क्रेडिट की मॉनिटरिंग हो सकती है। इसमें क्या होगा, क्रेडिट ऑडिट कब किया जाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज का साइज मीडियम या लार्ज हो, ठीक है, जहाँ पर स्टॉक को जो है नॉर्मल इंस्पेक्शन में वेरीफाई नहीं कर सकता है, या फिर जो है जो स्टॉक हैं वो डिफरेंट लोकेशन पर अगर अवेलेबल हैं तो उस केस में भी नॉर्मल इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं, तो स्टॉक का ऑडिट करवा लिया जाता है। सिमिलरली जो है रिसीवेबल्स का भी ऑडिट करवाया जाता
है। अब ऐसा करवाया क्यों जाता है, ताकि जो बारवर ने स्टेटमेंट आपको दिया है उसने कहा कि सर हमारे पास स्टॉक में 500 कार हैं। अब आपने फिजिकली अगर वहाँ जा करके चेक कर लिया तो 500 कार हैं, तो इसका मतलब सब कुछ सही है ना। तो इसीलिए रिलायबिलिटी, जो स्टेटमेंट कस्टमर दे रहा है वो सही है, बारवर जो दे रहा है वो सही है कि नहीं, यही चेक करना ही हमारा पर्पज़ होता है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड। फिर आया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो बिजनेस में जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है उनको भी चेक करना जरूरी होता है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है, दीज आर नॉर्मली अवेलेबल वंस अ ईयर, ये साल में एक बार अवेलेबल होती हैं। और इस स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस का, उसकी एनालिसिस करने से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यूजफुल मिल जाती है, जैसे यूज और डाइवर्जन ऑफ फंड, फंड का सही से यूज हो रहा है या डाइवर्जन हो रहा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, रियलाइजेशन ऑफ डेट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन सभी बातों के बारे में आपको, यदि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस को या ऑडिटर की रिपोर्ट को पढ़ेंगे, दोनों एक ही बातें हैं, ये तो नॉर्मली साल में एक बार अवेलेबल होती हैं। और यदि इसकी एनालिसिस करेंगे, इस रिपोर्ट की एनालिसिस करेंगे, तो आपको जानकारी मिलेगी कि फंड का यूज़ सही हो रहा है कि उसका डाइवर्जन हो गया है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, रियलाइजेशन ऑफ डेट हुआ है कि नहीं हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर किसी को वर्किंग कैपिटल लिमिट दी जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, वर्किंग कैपिटल लिमिट दी जाती है, तो ये जो एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो जब रिन्यूअल होता है तो रिन्यूअल एक्सरसाइज में ये काम करना ही पड़ता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस की एनालिसिस जो आप कर रहे हैं, अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट किसी को दी गई है तो आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट देते समय इस स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करनी होती है। कब? जब आप वर्किंग कैपिटल लिमिट को रिन्यू करते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और हो सकता है कि पीरियडिकली विजिट करिए और इंस्पेक्शन करते रहिए, है ना। पीरियडिकली विजिट करिए, आप उसका गोडाउन वगैरह विजिट करिए और इंस्पेक्शन करिए। द पर्पज ऑफ पीरियडिक विजिट इन मैनीफोल्ड, मतलब इसके बहुत सारे पर्पज होते हैं अगर आप विजिट करते हैं। इट गिव एन इम्प्रेशन अबाउट द एक्टिविटी लेवल, मतलब कैसे क्या एक्टिविटी वहाँ पर चल रही है उसके बारे में जानकारी देती है। द असेसमेंट ऑफ लिमिट इज बेस्ड ऑन एन एंटीसिपेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड फील्ड विजिट हेल्प असर्टिंग वेदर एक्टिविटीज आर एट द लेवल आर नॉट। ठीक है, द असेसमेंट ऑफ लिमिट, जो किसी को आपने लिमिट असाइन की हुई है उसके असेसमेंट जो है वो किस पर होते हैं, एंटीसिपेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशन, कितना बिजनेस चलेगा उसके आधार पर ही जो है आप असेसमेंट करते हैं उसको लिमिट का, कि ठीक है 50 लाख रुपए हमने इसको लिमिट देने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप जो है उसको आप एक्चुअल में वहाँ जा करके उस एक्टिविटी को देखते हैं कि हाँ ठीक है इनका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो आपको ये पता चल जाता है कि जो 50 लाख रुपए की सीसी आपने सैंक्शन की है वो ठीक है या इसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इट हेल्प टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड अदर एसेट्स चार्ज टू बैंक, है ना। अब जब आप फील्ड में जाएंगे तो स्टॉक की पोजीशन कैसी है वो पता चल जाएगा, जो दूसरे एसेट चार्ज किए गए, जैसे हाउसिंग लोन किसी ने लिया हुआ है या कार लोन किसी ने लिया हुआ है, तो उस एसेट्स के भी जो बैंक को चार्ज किए गए हैं उनकी भी बारे में आपको देखने का मौका मिलता है। द फैक्ट ऑफ बैंक चार्ज ओवर एसेट शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, है ना। तो कि मतलब बैंक का चार्ज जो है एसेट पर किया गया इसको डिस्प्ले होना चाहिए, प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए। जब आप किसी बड़ी दुकान पर जाओगे, ये तो उसने एसबीआई वगैरह या फिर किसी बैंक से लोन लिया होता है तो वहाँ पर लिखा होता है इस चीज़ का कि फाइनेंस्ड बाई ये बैंक, जो भी बैंक का नाम होता है उसको दिखाते हैं। तो वही यहाँ पर कहेगा कि फैक्ट कि बैंक को चार्ज किया है उसको डिस्प्ले होना चाहिए। फील्ड विजिट हेल्प करता है कि ऐसा फॉलो हो रहा है ये बात कि नहीं फॉलो हो रहा, तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो अगर आप पीरियोडिक विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन करने जाते हैं, तो भी आप एक हिसाब से LRM, है ना, लोन रिव्यू मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं या क्रेडिट की मॉनिटरिंग और कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। विजिट से क्या फ़ायदा होता है, विजिट से हमें ये पता चलता है कि जो हमने किसी को लिमिट असाइन की है क्या वो सही है या नहीं है। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी को हमने 50 लाख रुपए की लोन सैंक्शन किया हुआ है, जब आप उसकी फैक्ट्री गए, जब आपने देखा कि नहीं ठीक है यहाँ पर जो काम चल रहा है उसको 80 लाख रुपए तक की ज़रूरत है, तो हो सकता है आप उसका लोन बढ़ा भी दें, है ना। या आप जब वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है यहाँ तो 20 लाख रुपए का भी लोन खर्च नहीं किया इसने, तो उसकी लिमिट आप घटा भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में जब आप फील्ड जाएंगे तो स्टॉक की पोजीशन देख पाएंगे, है ना, कितना स्टॉक अवेलेबल है, जैसा वो स्टेटमेंट में कह रहा है वैसा है कि नहीं है। साथ ही साथ जो अदर चीज़ें बैंक को वो की गई हैं, चार्ज क्रिएट किया गया है, उनको भी आप चेक कर पाते हैं। और बैंक को चार्ज किया गया है कोई एसेट, उसकी जानकारी जो है डिस्प्ले होनी चाहिए। और अगर आप फील्ड विजिट पर जाते हैं तो ये आप इंश्योर कर पाते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके अलावा छोटी छोटी बातें और भी हैं। इंटरेक्शन विद द सेलेक्टेड क्रेडिटर एंड डेटर्स, जो कुछ सेलेक्टेड क्रेडिटर हैं उनके साथ में इंटरेक्शन करके भी ये बात पता लगाई जा सकती है कि हमारा जो क्रेडिट है वो सही, हमारा जो पैसा है वो सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। पीरियोडिक स्क्रूटनी ऑफ बारोवर्स बुक ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट मेंटेन विद द
अदर बैंक्स, है ना, अदर बैंक के साथ में। तो पीरियोडिक स्क्रूटनी बैंक बारोवर का जो बुक है, उस बुक ऑफ अकाउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है बारोवर की वो, और जो दूसरे बैंकों के साथ अकाउंट मेंटेन किया उसकी पीरियोडिक स्क्रूटनी होनी चाहिए। हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे उसकी स्क्रूटनी होगी, तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पैसे का सही यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मार्केट रिपोर्ट अबाउट बारोवर एंड द बिजनेस सेगमेंट, हमें मार्केट रिपोर्ट कैसी है बारोवर के बारे में और बिजनेस सेगमेंट के बारे में, ये अवेलेबल होती है फ्रॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन और रेटिंग एजेंसी से, है ना। ये डेटा हमें कहाँ से मिलता है? इंडस्ट्री एसोसिएशन से बिजनेस सेगमेंट के बारे में, और रेटिंग एजेंसी से पता चलता है किसी पर्टिकुलर बारोवर की क्या स्थिति चल रही है। तो इस डेटा के बेसिस पर भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर किसी की रेटिंग ख़राब हो रही है, अगर पहले सी थी और अब ई हो गई है, तो इस पर जो है थोड़ा सा डाउट करने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अपॉइंटिंग बैंक्स नॉमिनी इन कंपनीज बोर्ड। अगर कोई बहुत बड़ा बारोवर है, कोई बहुत बड़ा लोन है, एक्सेप्शनल केस है, बहुत ज़्यादा बड़ा लिमिट, आपने मान लीजिए आपने 5,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं किसी को, तो बैंक इंसिस्ट करता है कि ऐसी कंपनी में बैंक का एक नॉमिनी हो जो कि कंपनी के बोर्ड में जो है मेंबर हो फ्रेंड्स। ओके, तो इन एक्सेप्शनल केसेस, इन केस ऑफ लार्ज लिमिट, बैंक में आप टू अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑन बोर्ड टू कीप ए टैब ऑन इम्पोर्टेंट डिसीजन। ठीक है, तो अगर जैसे मतलब कोई बड़ी सी मतलब आपने किसी को 5,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, तो बैंक क्या कहेगा कि ऐसा करिए कि आप कंपनी में, हम अपने कंपनी के बोर्ड में हमारे एक जो है नॉमिनी को, हमारे एक बैंक का एम्प्लॉई या जिसको भी बैंक नॉमिनी बनाना चाहे उसको नॉमिनी करिए, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जो कंपनी का बड़ी सी कंपनी उसके बोर्ड में ही हमारा एक पर्सन रहेगा, तो हम हर चीज़ पर नज़र रख पाएंगे कि पैसा सही यूज हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही शामिल करवा देते हैं। तो ये भी एक तरीका है क्रेडिट को मॉनिटरिंग करने का। उसके अलावा क्रेडिट ऑडिट भी किया जाता है फ्रेंड, तो ये अगले लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है, लीगल ऑडिट ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लार्ज वैल्यू लोन अकाउंट। तो जो लार्ज वैल्यू यानी 5 करोड़ या उससे ऊपर के जो लोन अकाउंट होते हैं, उनके जो लीगल ऑडिट करवाने की ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंट की लीगल ऑडिट करवाने की ज़रूरत होती है। आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया था 30 जून 2011 को कि बैंक जो है एक ऐसा सिस्टम लाए जिसमें कंकरेंट ऑडिटर को ज़रूरत होगी कि लुक इनटू द रिपोर्ट जेन्युइननेस ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स स्पेशली ऑफ लार्ज वैल्यू लोन। तो जो टाइटल डॉक्यूमेंट हैं उनको जो है मतलब उनकी जेन्युइननेस को चेक करे। बैंक को एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा कि उसमें कंकरेंट ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी कि जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी ने लार्ज वैल्यू वाले लोन में सबमिट किए हैं, उनकी जेन्युइननेस को भी चेक किया जाए फ्रेंड्स। ओके, ऑन अ रिव्यू आरबीआई ने डिसाइड किया है कि बैंक जो है शुड आल्सो सब्जेक्ट द टाइटल डीड, जो टाइटल डीड होता है और अदर डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके, टाइटल डीड और अदर डॉक्यूमेंट हैं, वो सभी क्रेडिट एक्सपोजर जो है 5 करोड़ या उससे ऊपर के, उनकी पीरियोडिक लीगल ऑडिट होनी चाहिए एंड दी वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल डीड विद रिलेवेंट अथॉरिटी। ये रेगुलर ऑडिट एक्सरसाइज का ही पार्ट होना चाहिए। जैसे किसी भी अकाउंट की आप जो है रेगुलर ऑडिट करते हैं, उसी तरीके से उसकी लीगल ऑडिट भी करिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, टाइटल डीड या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो है लीगल ऑडिट भी करवाए। कब? अगर लोन 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा का है आपका, जब तक कि लोन पूरी तरह से रीपे नहीं हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्या कह रहे हैं? आरबीआई कह रहा है कि अगर 5 करोड़ या उससे ऊपर का लोन है, तो जैसे आप इस अकाउंट की ऑडिट तो करते ही करते हैं, हर क्वार्टर में करते हैं, हर साल करते हैं, तो जब आप इसकी ऑडिट करवाएं उसी समय इसकी लीगल ऑडिट भी करवा दीजिए। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, टाइटल डीड या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो है लीगल आपको लीगल ऑडिट भी करवाने की जरूरत है, यानी डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करवाना होता है। द बैंक शुड फर्निश अ रिव्यू नोट टू इट्स बोर्ड। अब बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बोर्ड को एक रिव्यू नोट फर्निश करे, रिव्यू नोट दे क्वार्टरली इंटरवल पर अबाउट द ऑन गोइंग बेसिस, है ना। इस तरीके की जो लीगल ऑडिट होती है उसके बारे में जानकारी देगा अपने बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को क्वार्टरली बेसिस पर फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है फ्रेंड्स। कुछ ज़्यादा है नहीं, सारा कुछ थ्योरेटिकल ही है। एक बार बहुत ही 2 मिनट के अंदर में सरसरी तौर पर देख लेंगे कि क्रेडिट के जो टूल अवेलेबल हैं मॉनिटरिंग के लिए, क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए या लोन रिव्यू मैकेनिज्म के लिए, उसमें क्या क्या बातें की गई हैं। तो एक तो कंडक्ट ऑफ अकाउंट विद द बैंक, जो बैंक के साथ अकाउंट है उसका स्टेटमेंट आप चेक करिए। स्टेटमेंट में चेक करने से ये पता चल जाए कि पैसा कहाँ जा रहा है। यदि वो गलत जगह पर जा रहा है तो उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली हेल्थ कैसी है? अब क्या नोटिस करने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कि जो चेक वगैरह है वो बाउंस कर जा रहे हैं, या पैसा 10 लाख रुपए सैंक्शन हुआ 11 लाख निकालने की कोशिश हो रही है, या जो टर्नओवर है वो कम हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हमें सावधान हो जाने की ज़रूरत है।
क्रेडिट मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मान लीजिए कि वो उसकी स्थिति ऐसी है कि मतलब चेक बाउंस वगैरह हो रहे हैं, तो आप क्या करिए कि गोडाउन वगैरह में विजिट बढ़ा दीजिए, इंस्पेक्शन प्रॉपर करिए, मल्टीपल टाइम जाइए, जहाँ महीने में जाते तो वहाँ 15 दिन पर जाइए, और ये भी इंसिस्ट करिए कि वो अपना जो सामान है, स्टॉक है, उसका प्लेज कर दें, ना कि हाइपोथिकेशन रखें फ्रेंड्स। ओके। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन सबमिटेड एज पर द टर्म्स ऑफ एडवांसेस, मतलब जैसा कि लोन में कहा गया है उसके हिसाब से पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन को सबमिट करें बारोवर। इसमें क्या है कि स्टॉक का स्टेटमेंट और रिसीवेबल का स्टेटमेंट हर महीने या रेगुलर इंटरवल पर बारोवर को जमा करना चाहिए, और उसी के आधार पर ही ड्राइंग पावर डिसाइड होगी। अगर अगर आपका स्टॉक घट रहा है तो ड्राइंग पावर घट जानी चाहिए फ्रेंड्स। ओके। और जब आप जाएँ तो फिजिकली जो आपको रिकॉर्ड कहता है और जो फिजिकली जो है स्टॉक है, उन दोनों को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। अगर फुल्ली कर सकते हैं तो फुल्ली कर लीजिए, नहीं तो रैंडम सिलेक्शन बेसिस पर तो ज़रूर ही कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके। अब यहाँ पर क्या बात कही गई, इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। जाइए और इंस्पेक्शन करिए हर महीने। लेकिन कई बार इंस्पेक्शन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है तो इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में क्या ज़रूरत होती है, स्टॉक का ऑडिट करने की ज़रूरत होती है। मतलब आप जा करके फिजिकली वेरीफाई करिए। इंस्पेक्शन में क्या है कि आप थोड़े समय के लिए गए और करके चले जाए। स्टॉक ऑडिट में अच्छा खासा टाइम दीजिए और कायदे से इंस्पेक्शन करके और ऑडिट करके लौटिएगा, ठीक है। या स्टॉक अगर डिफरेंट लोकेशन पर है, कुछ यहाँ है, कुछ 10 किलोमीटर दूर है, कुछ 50 किलोमीटर दूर है, तो उस केस में भी स्टॉक का ऑडिट होना चाहिए इंस्पेक्शन की जगह पर। इसी तरीके से ऑडिट ऑफ रिसीवेबल होना चाहिए, रिसीवेबल्स का भी ऑडिट होना चाहिए। इसका पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ ये होता है कि जो बारोवर ने आपको स्टेटमेंट दिया है वो और असलियत में क्या हो रहा है उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस जो कि ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, पहली बात तो ये साल भर में एक बार अवेलेबल होती है, और इस स्टेटमेंट को देख करके आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फंड का सही यूज हो रहा है कि डाइवर्जन हो रहा है, ये सारी बातें पता चल जाती हैं। और ये जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट के केस में, ये एनालिसिस जो है रिन्यूअल का पार्ट होती है। जब भी आपके जो है वर्किंग कैपिटल लिमिट को रिन्यू करेंगे तो आपको ये एनालिसिस करनी ही करनी होगी। उसके बाद में पीरियोडिक विजिट करिए और इंस्पेक्शन करिए। पीरियोडिक विजिट करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो स्टॉक की पोजीशन है, जो कहा जा रहा है और जो एक्चुअल में है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। जो एसेट बैंक को चार्ज किए गए हैं उनको भी आप देख पाएंगे। ऊपर से ये भी है कि जो एसेट जो है बैंक के लिए मतलब वो गिरवी किए गए हैं या चार्ज बनाए गए हैं, तो वो वहाँ पर दिखाया जाना चाहिए कि ये बैंक के चार्ज हुए हैं। अगर आप फील्ड विजिट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो सेलेक्टेड क्रेडिटर और डेटर हैं, आप उनके साथ इंटरेक्शन करके भी जो है ऑडिट मतलब आप अपना क्रेडिट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बारोवर के बुक ऑफ अकाउंट और जो है जो अदर बैंक के साथ अकाउंट है उनकी पीरियोडिक स्क्रूटनी भी करके हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। मार्केट की रिपोर्ट जो है मार्केट की रिपोर्ट बारोवर की कैसे मिलेगी, रेटिंग एजेंसी से मिल जाएगी। और बिजनेस सेगमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसकी जानकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन से हमको मिल जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अगर रेटिंग सी थी और अभी घट करके ई हो गई या डी हो गई, इसका मतलब कि हमें सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अब अगर कोई बहुत बड़ा लोन है, एक्सेप्शनल केस में बहुत ज़्यादा क्रेडिट बड़ा लोन आपने एक बड़ी लिमिट कर दी है, तो उस केस में बैंक क्या करता है, बैंक कहता है कि जिस कंपनी को हमने लोन किया उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारा एक नॉमिनी, हमारा भी एक बंदा वहाँ पर बिठाइए आप, ठीक है। क्रेडिट ऑडिट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगला है कि लीगल ऑडिट ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट है ना, 30 जून 2011 को, इसमें डेट याद रखने की जरूरत नहीं। आरबीआई का एक सर्कुलर है जो कि ये कहता है कि जैसे आप ऑडिट करते हैं, जिस तरीके से आप ऑडिट करते हैं उसी तरीके से जो आपके टाइटल डीड है और अदर डॉक्यूमेंट है, अगर 5 करोड़ या उससे ऊपर का अकाउंट है तो उसका लीगल ऑडिट पीरियडिकली करवा दीजिए, तो भी आपका काम अच्छा रहेगा, है ना। मतलब कि जो नॉर्मल ऑडिट तो करिए, साथ ही साथ उनके जो टाइटल डीड और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लीगल ऑडिट करवा दीजिए, लीगल ओपिनियन ले लीजिए। और इन सभी बातों को जो है क्वार्टरली जो है अपने बोर्ड में या ऑडिट कमेटी को जो है बैंक को फर्निश करना होता है कि हाँ हम इस तरीके की लीगल ऑडिट करवा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।